ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, 4 गो और 2 गो कौन, अपवर्ड डाउनवर्ड ना। तो हम लोग को जब भी कभी अपना लाइफ में जरूरत पड़ता है भी 4 डायरेक्शन का यूज किया जाता है, लेकिन फिजिक्स को इस 4 डायरेक्शन से डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए 3 गो डायरेक्शन ही सफिशिएंट है। वो क्या क्या, तो एक्स वाई जेड एक्सिस, क्या, हाँ, ये मान लो एक एक्सिस, ये एक, ये और एक ये, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके इसके बीच का एंगल 90, इसके इसके बीच का एंगल 90, सब एक दूसरे। अब इधर ड्रॉ करने के लिए प्लेन नहीं है तो लोग मजबूरी में ऐसे ड्रॉ कर देता है। आप समझें, ये लाइन आपका बोर्ड के प्लेन में नहीं है, उसके परपेंडिकुलर है। ये सब एंगल 90 डिग्री का है। अच्छा, ये एरो मत समझना, लाइन समझो इसको। इधर भी हो जा रहा होगा, उसको दिखाए नहीं है, नहीं तो लोग एरो समझ लेगा ना। लाइन में किधरों अंत नहीं होता है, इधर भी जाता है, तो वो बात है, वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। इसको भी तुम एरो मत समझना, ये भी इधर गया होगा, ये भी अंदर, ये तो इधर का है, अंदर भी गया होगा, उसको हम ड्रॉ नहीं कर रहे। लाइन समझिए इस तीनों को। इसमें कहीं इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, इसको एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या करेगी, मान लो तुम इसको एक्स नाम दी, तो वाई और जेड कैसे नोमेनक्लेचर करना, एंटी क्लॉकवाइज चलना। ये एक्स हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज में जो अब पहले आएगा वो वाई, और फिर एंटी क्लॉकवाइज में जो आएगा वो जेड। समझे? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि उसी को एक्स नाम देगी, इसको तुम मान लो कि तुम यहां से नोमेनक्लेचर स्टार्ट की, इसको एक्स बोली, तो अब एंटी क्लॉकवाइज में जो आएगा पहले वो वाई और ये जेड। समझ गए? ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ऑलवेज इसी को एक्स बोलो, हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है। ये भी एक्स एक्सिस हो सकता है, वो आपके एजम्पशन पर डिपेंड करता है। समझे बात? और दूसरी बात की फिगर ऐसा ही हो, ये भी जरूरी नहीं, इसको रोटेट करके भी दिखा सकती हो, ऐसे भी दिखा सकती हो इसको, ये सब चलता है। ठीक है? तो जो एक है कि फिक्स वर्ग नहीं यही होगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे रोटेट करके भी दिखाया जा सकता है इसको। किसी का भी नाम एक्स दे सकते हो, मान लो यहां पर एक्स देती तो वाई ये होता, जेड ये होता। इस पूरे फिगर को मैथमेटिक्स में इसका नाम दिया जाता है रेक्टेंगुलर कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या? ये पूरा नाम सबका एगो। रेक्टेंगुलर क्यों बोली? क्योंकि 90 डिग्री था एंगल, इसलिए। कार्टेजियन क्यों बोली? क्योंकि इसका नाम एक्स वाई जेड दिए हैं, इसलिए। होगा और कोई नाम होता है क्या? हाँ, और होता है नाम। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेजियन एंड पोलर। तो हम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से मतलब नहीं है फिजिक्स में उतना, आपके लेवल में कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से मतलब, इसलिए एक्स वाई जेड से नोमेनक्लेचर करेंगे। ये मैथमेटिक्स में ये नाम है। फिजिक्स में इसका एक और नाम पड़ता है, रिफरेंस फ्रेम। फिजिक्स में एक नया नाम इसको, या ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो इसको तुम। फिजिक्स में इसको रिफरेंस फ्रेम भी बोला जाता है। खैर चलो, कभी तुमको फ्यूचर में इस दिशा की जरूरत पड़े तो एक यूनिट वेक्टर आई कैप डिफाइन किया गया है। कभी इस डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है आपको
तो उसके लिए एक यूनिट वेक्टर जे कैप एंड इस डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है तो के कैप। ये डिफाइंड बात है। तो यही 3 डायरेक्शन के बेसिस पर पूरे फिजिक्स को डिस्क्राइब करना है। अब कहोगे सर कहीं पर कोई सिचुएशन आएगा जहां ईस्ट नॉर्थ हमको आएगा तो क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि ईस्ट आया तो उसकी जगह आई कैप लिख लेना। क्या आई कैप लिख लेना। कहोगे सर वेस्ट आया तो माइनस आई कैप लिख लेना। समझी? तो आप अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को आई जे के कैप के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आई कैप यूनिट वेक्टर, ये तो फिजिक्स की भाषा में, अपनी भाषा में बोलेंगे तो क्या? डायरेक्शन। किधर वाला? एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या किधर वाला यूनिट वेक्टर है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वाला। इसी में माइनस आई कैप लगा देगी तो वो इधर वाला डायरेक्शन को डिनोट करेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस को। ये हो गया यूनिट वेक्टर एलोंग किधर वाला? निगेटिव एक्स एक्सिस, जस्ट उसका उल्टा। सिमिलरली जे कैप क्या हुआ? यूनिट वेक्टर हुआ किधर का? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ का। यूनिट वेक्टर और मन में समझो डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन हुआ जे कैप। सिमिलरली माइनस जे कैप निगेटिव वाई, इसी तरह से के कैप एंड माइनस के कैप के लिए लिख लेगी ना। इस 3 डायरेक्शन के हेल्प से कोई भी फिजिकल फेनोमेना डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। जहां भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा ये आई जे के यूज किया जाएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ भी के टर्म्स में भी है तो उसको यही यूनिट वेक्टर आई जे के में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और कहीं पर मान लो कि इसका भी मैग्नीट्यूड करने की नौबत आता है, मॉड आई कैप मॉड जे कैप का, तो 1 लिखोगे। क्या 1 यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? 1। ये सब जो सिंबल है वो डायरेक्शन बताने के लिए आया है। कोई भी वेक्टर जो डायरेक्शन बताने के लिए आया होगा उसको यूनिट वेक्टर नाम दिया गया है, और उसका मॉडुलस की जरूरत पड़ेगा तो वो 1 होगा। मॉड आई कैप मॉड जे कैप एंड मॉड के कैप सब इक्वल एंड इक्वल टू कितना? 1। बट आई कैप इज नॉट इक्वल टू जे कैप इज नॉट इक्वल टू के कैप। ऐसा क्यों? तीनों यूनिट वेक्टर इक्वल नहीं है लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये क्यों नहीं हुआ? डायरेक्शन सेम नहीं है। 2 वेक्टर को इक्वल करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड सेम थोड़ी होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। दूसरी बात, इस तीनों यूनिट वेक्टर को आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कार्टेजियन यूनिट वेक्टर। फिर वही बात, रेक्टेंगुलर क्यों बोली इसको? क्योंकि 90 डिग्री है सबके बीच का एंगल। जब भी 90 डिग्री पर कोई अरेंज होता है ना, वहां पर ये वर्ड यूज करते हैं क्या? रेक्टेंगुलर। और एक्स वाई जेड एक्सिस का कहीं यूज होता है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? कार्टेशियन। तो चूंकि आई कैप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को डिनोट कर रहा था, जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा था, इसलिए इसको कार्टेशियन यूनिट वेक्टर बोला। तो सुनो, इतने बेसिक्स बात वेक्टर में समझे, कुछ डिफिनीशन सब बात किया, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात किया। अभी तक कोई न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक नहीं था। अब हम लोग का यहाँ पर न्यूमेरिकल का टॉपिक सब, मेन जो टॉपिक सब है न्यूमेरिकल बेस्ड, वो सब आ रहा है। ये सब कुछ बेसिक बात जो क्लियर होना ही चाहिए पहले से, क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, फिर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स आएगा, उस चैप्टर का फिर अपना एक लैंग्वेज होता है। ये समझी बात। अब तुम मान लो चली हो मोशन पढ़ने, मैकेनिक्स, कहोगे कि सर पार्टिकल को मूव कर रहा है, ये सब बात मत बोलिए, तो कहां से हम सिखा पाएंगे? ये समझी बात।
अब तुम चलेगी वेव पढ़ने, तुम बोलेगी कि आप एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का नाम नहीं लीजिए। तो वेव चैप्टर उसी के टर्म्स में पढ़ा जाता है, हर चैप्टर का अपना एक लैंग्वेज होता है, समझी। तो मैकेनिक्स पढ़ने का लैंग्वेज वेक्टर है क्या? हाँ, वेक्टर के टर्म्स में मैकेनिक्स को, यही मैथमेटिक्स है जो मोशन से रिलेटेड बात सब जो स्टडी करने चलेगी, इस मैथमेटिक्स का हेल्प लेंगे हम लोग, और एक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले वेक्टर कंप्लीट कर लेंगे, तब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है, ये सब बेसिक बात एक बार रिकैप कर लेना, नोट्स बना के देख लेना क्या क्या बोला हुआ, उसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, खाली देखना है एक बार। चलो, अब है एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका नाम एक बार लिए हुए थे जब डिफिनीशन कर रहे थे वेक्टर का, स्केलर एंड वेक्टर का जब डिफिनीशन कर रही थी, तो वहां पर बोला था कि स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रिक रूल से जोड़ा घटाया जाता है, अब वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिक रूल से जोड़ा घटाया जाता है। और ज्योमेट्रिक रूल में भी दूगो नाम लिया था, ट्रायंगल रूल एंड पैरेललोग्राम रूल। तो वो सब क्या है अब देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इसमें कुछ भी बात बोले उससे पहले एक बात तो होना ही चाहिए, क्या कि 2 or more than 2 vector will be added or subtracted, 2 or more than 2 vector will be added or subtracted only when their physical nature will be same, their physical nature will be same। बताओ एक बात कि तुम वेलोसिटी वेक्टर को, कोई एक वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको कोई वेलोसिटी में ना जोड़ेगी घटाएगी तो कुछ मिलेगा, लेकिन तुम जाएगी वेलोसिटी को किसके साथ जोड़ने घटाने, एक्स लेती, ये गलत बात क्या, ऐसे नहीं करना है। एक जाति को उसी जाति में ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, समझे। तो यहां पर कुछ रिजल्ट आएगा लेकिन यहां कोई रिजल्ट नहीं, ये मीनिंगलेस बात। कभी 2 kg + 3 मीटर किए हो क्या, नहीं ना, एक जाति को उसी जाति में जोड़ा घटाया जाता है। ये चीज वेक्टर भी इस बात को फॉलो करता है, वेलोसिटी को वेलोसिटी में जोड़ेगी, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कभी ऐड सब्सट्रैक्ट मत करना। अब आ जाओ, ये कम से कम कितने वेक्टर को ऐड करने चलेंगे आप, 2 वेक्टर को ना। तो इसके लिए है ट्रायंगल लॉ, क्या, ट्रायंगल लॉ। 2 वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए ये लॉ है, ये एक ज्योमेट्रिक लॉ है। ट्रायंगल वर्ड किससे आया, ज्योमेट्री से आया है ना, इसलिए इसको ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। ज्योमेट्री वर्ड यूज करते हैं क्योंकि ट्रायंगल ये वर्ड कहां से आता है, ज्योमेट्री से आता है। अब ये लॉ का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, फिर समझेंगे क्या है ये लॉ का। ये कहना है कि इफ 2 वेक्टर ए एंड बी, मान लो वेक्टर ए एंड बी को ऐड करना था आपको, दैट इज आपको वेक्टर ए + बी फाइंड करना है। तो इफ 2 वेक्टर ए एंड बी, अच्छा इस 2 वेक्टर को जोड़ोगे तो फाइनली भी क्या आएगा, फाइनली भी एक वेक्टर ही आएगा। इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना। कोई वेक्टर फाइंड करना मतलब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना। आपको इस दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन होगा, पता होगा आपको। इस दोनों को ऐड करने से जो नया वेक्टर आएगा
उसका क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलोगे क्या? इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलना है, या एक और नाम इसका चलता है वेक्टर सम। वेक्टर सम, दो वेक्टर, दो क्या, दो से कितनों भी वेक्टर्स को जोड़ेगी तो एक वेक्टर ही कंस्ट्रक्ट होगा, उसको रिजल्टिंग वेक्टर बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर या वेक्टर सम। तो उसका क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, उसी के लिए ये लॉ है ट्रायंगल लॉ। अब ये लॉ क्या बोलता है आपको, जिस दोनों को जोड़ना है उस दोनों को ट्रायंगल का दो साइड मानो। इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय the two adjacent side of a triangle in an order, then the third side of that triangle in opposite order will be resultant of vector A and B। अब समझाते हैं ये स्टेटमेंट हम क्या लिखा। ये बोला कि सबसे पहले देखो, जिस दो वेक्टर को जोड़ना हो, समझे, वो दोनों वेक्टर तुमको इनिशियली कैसे दिया होगा, इस तरह से दिया होगा, सिंबॉलिकली गिवन होगा। वो ऐसे मान लो एक वेक्टर ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट और एक वेक्टर बी बराबर 3 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे गिवन होगा दोनों, समझे। तो सबसे पहले इसका आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना मतलब क्या करेगी, ए वेक्टर को ईस्ट की तरफ लेगी, क्या आप बी को 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लेगी। तो पहले तो ये काम कर लेना है आपको, दोनों वेक्टर पहले इनिशियली ऐसे गिवन होगा, उसका पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेना है। अब यहां पर ये लॉ क्या बोल रहा है कि आप इस दोनों वेक्टर को यूज करके एक ट्रायंगल बनाओ। इस दोनों वेक्टर को यूज करके बोला जा रहा है आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करने। आज स्टेटमेंट कर समझा के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, फिर हम लोग इसका मेन काम सब नेक्स्ट क्लास करेंगे। स्टेटमेंट कम से कम समझ लो क्या बोल रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे। सो तो बोला है दोनों वेक्टर को यूज करके एक ट्रायंगल बनाइए। तो मान लो आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया ए और बी का, ठीक है, अब ट्रायंगल बनाइए। 4 तरह से ट्रायंगल बना सकती हो तुम इसको यूज करके। वो 4 तरीका क्या क्या है यहां देखो। क्या करेगी, कोई आदमी क्या करेगा, वेक्टर ए के टेल पर बी का टेल ला के रखेगा और ज्वाइन कर देगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। कोई क्या करेगा, ए के हेड पर बी का हेड ला के रख देगा और ज्वाइन करेगा तो भी ट्रायंगल बन गया ना। और क्या कर सकते हो, ए के हेड पर बी का टेल रखोगी और ज्वाइन कर देगी तो ट्रायंगल बन जाएगा। या क्या करेगी, ए के टेल पर बी का हेड रखेगी और ज्वाइन करेगी तो भी ट्रायंगल बन जाएगा। ये 4 स्टाइल से ट्रायंगल बनाया जा सकता है वेक्टर ए एंड बी को यूज करके। लेकिन हम लोग तो अपने लॉ से रिस्ट्रिक्टेड है ना,
हम लोग का लॉ जैसे बोलेगा वैसे बनाएंगे ना ट्रायंगल। अपना लॉ बोला है ऐसे बनाने या ऐसे, ऐसे बनाने नहीं बोला है आपको लॉ। क्योंकि कहीं तो आप हेड टेल की चर्चा किए नहीं हो लॉ में, तो आपको कैसे पता कि हेड टू टेल ही बनाना है? हेड टू हेड, टेल टू टेल रख के नहीं बनाना है ट्रायंगल, समझी? दोनों का टेल एक जगह नहीं रखना है, हेड भी एक जगह रखना है, एक के हेड पर दूसरा का टेल रख के ट्रायंगल बनाना है। लॉ में कहीं तो ये बात चर्चा नहीं किया, तो फिर ये कैसे समझा हम लोग? है चर्चा किया हुआ, थोड़ा स्टैंडर्ड बात लिखा हुआ है। इन एन ऑर्डर, ये वर्ड यूज किया गया है, यानी उस दोनों वेक्टर को एक ऑर्डर में रखना। एक ऑर्डर में रखना मींस दोनों को एंटी क्लॉकवाइज में रखो या दोनों को क्लॉकवाइज में रखो। तो देखो है ये ए एंड बी अभी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, यहां पर ए एंड बी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो दोनों का ऑर्डर सेम तो है ना। लेकिन यहां देखो एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। यहां भी दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। ये जो वर्ड बोला गया था कि दोनों को एक ऑर्डर में रखना, मतलब या तो दोनों क्लॉकवाइज में रहे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज में रहे। इन एन ऑर्डर मतलब either A and B will be in anti-clockwise sense, anti-clockwise sense और in clockwise sense। तो ये चीज जरूरी है, और ऐसा तब हो पाएगा जब आप एक के हेड पर दूसरा का टेल रख के ट्रायंगल बनाओगे। तो फिर क्या बोला कि उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है इन ऑपोजिट ऑर्डर, अब जैसे यहां देखो ये थर्ड साइड है इन ऑपोजिट ऑर्डर, यानी ये दोनों गया था एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लेना होगा कौन वाइज? क्लॉकवाइज। क्या इसको ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है, मतलब क्लॉकवाइज। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का ऑपोजिट कौन होगा? क्लॉकवाइज। ये रिजल्टेंट होगा। यहां देखो यहां दोनों क्लॉकवाइज जा रहा था, तो थर्ड साइड को कौन वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये रिजल्टेंट होगा। इस क्या ये लॉ में लिखा गया है कि थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड विल बी इन, मतलब ए एंड बी जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो थर्ड साइड को कौन वाइज में दिखाएगी? क्लॉकवाइज। आर वेक्टर किस सेंस में जा रहा है तुम्हारा? क्लॉकवाइज सेंस में ना। आर का सेंस देखो ना, ऐसे जा रहा है ना। यहां पर आर का सेंस नहीं समझ में आया। ये लॉ बोला है, लॉ बोला है कि जिस दो को जोड़ना है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। एक ऑर्डर में मतलब दोनों या एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। इस फिगर में दोनों एंटी क्लॉकवाइज में है, तो रिजल्टेंट उल्टा ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, वहां पर भी दोनों एक ही ऑर्डर में है ना, क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट किस ऑर्डर में गया? यहां पर क्या प्रॉब्लम था? ये क्लॉकवाइज आ रहा है या तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, जबकि अपना लॉ बोला है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो या तो ये फिगर सही लेके चलेंगे या वो लेके, दोनों ट्रू है, ये दोनों गलत। क्योंकि इस यदि टेल टू टेल लेती हो तो दोनों वेक्टर का ऑर्डर सेम नहीं हो पाता है। हेड टू हेड लेती है तो भी दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हो पाता है। समझे? अब हम लोग, ये तो ट्रायंगल लॉ था, हम लोग को फाइंड करना है कौन वेक्टर? आर वेक्टर। आर वेक्टर फाइंड करना है ना। आर फाइंड करना है मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। ये दोनों तो गिवन होगा ना, ए एंड बी गिवन होगा।
हमको ये वेक्टर और ये वेक्टर गिवन है, इसको ऐड करने से जो वेक्टर आ रहा है कॉर्डर, इसको फाइंड करना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। ये काम हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं।